डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे एमसीक्यूज़ की। तो चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका फर्स्ट एमसीक्यू है फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ दैट फॉर इंड्यूस्ड EMF in a coil the basic requirement is that, तो ऑप्शन ए में गिवन है फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल, ऑप्शन बी में गिवन है चेंज इन फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल, और ऑप्शन सी में गिवन है द कॉइल शुड फॉर्म अ क्लोज लूप, ऑप्शन डी में गिवन है बोथ बी एंड सी। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए दोनों बातों का ट्रू होना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे इस एमसीक्यू नंबर 1 को डायग्राम की शक्ल में एक्सप्लेन कर लूँगा। एमसीक्यू नंबर 1, मैं यहाँ पे इस तरह से एक कॉइल बना रहा हूँ और ये इसमें गैल्वानोमीटर, ताकि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट बनता है वो डिटेक्ट कर सके। अब मैंने यहाँ पे सर्किट को शो किया है कि ये ओपन है, क्लोज लूप नहीं बनाता ये। अब अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल या साउथ पोल इसके करीब अगर लाता हूँ, फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल करीब ला रहा हूँ, तो इस वक्त गैल्वानोमीटर हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ठीक है, मैग्नेट तो इसकी तरफ आ रहा है, इसके साथ एक वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक तो कर रहा है, लेकिन क्लोज लूप नहीं बन रहा, सर्किट क्लोज नहीं है। तो सर्किट का क्लोज होना भी ज़रूरी है। तो एमसीक्यू नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है डी, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएबल होना भी ज़रूरी है, और जो क्लोज लूप का आइडिया है वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन हो गया। अगर मैं इस तरह से कर लूँ तो ये क्लोज लूप नहीं है, ये इस वक्त सर्किट ओपन है। और अगर मैं इसको यहाँ पे कंबाइन करता हूँ तो अब हम इसको एक क्लोज सर्किट या एक क्लोज लूप कह सकते हैं। तो ये दोनों बातें ज़रूरी हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ जाते हैं। MCQ number 2, the device in which induced EMF is statically induced is, तो ऑप्शन ए है ट्रांसफार्मर, दूसरा है AC जनरेटर, थर्ड ऑप्शन है अल्टरनेटर, और फोर्थ ऑप्शन है डायनामो। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसफार्मर। MCQ नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जिसमें लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर। तो हम ऑलरेडी ट्रांसफार्मर का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कशन में कहा था कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है म्यूचुअल इंडक्शन। प्राइमरी कॉइल पे हम AC इनपुट देते हैं और जो सेकेंडरी कॉइल है वो रेस्ट हालत में होता है, लेकिन प्राइमरी कॉइल के वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वहाँ पे EMF खुद ब खुद इंड्यूस हो जाता है, लेकिन जो सेकेंडरी कॉइल है वो स्टैटिक हालत में रहता है। तो इस वजह से हमारे पास ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल, जहाँ से फिर हम आउटपुट भी लेते हैं, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF की। तो MCQ नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर। MCQ नंबर 3, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ मेटेलिक रिंग एज शोन इन द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग विल बी। तो इस MCQ के साथ MCQ नंबर 3 के साथ एक डायग्राम भी गिवन है। एक मेटल रिंग इस तरह से शो किया गया है और नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट जो है वो इसके करीब आ रहा है। नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट वो इसके करीब आ रहा है। तो जिस तरह हम लेंज़ेज़ लॉ में
डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर नॉर्थ पोल इसके करीब आ रहा है तो इस मेटल रिंग पे स्लोली एंड ग्रेजुअली जो इसके साथ फ्लक्स लिंक कर रहा है वो वेरी कर रहा होगा, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे ईएमएफ बनेगा। तो लेंज़ लॉ में हम कहते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ हमेशा अपने काज को अपोज करेगा। तो जब इंड्यूस ईएमएफ हमेशा अपने काज को अपोज करेगा तो इस वक्त इस रिंग का जो ऊपर वाला फेस है वो नॉर्थ बनेगा, निचला जो फेस है बॉटम जो है वो साउथ बनेगा। तो अगर ऊपर वाला फेस इसका यहाँ पे रिंग इमेजिन कर लें जिस तरह डायग्राम में दिखाया गया, तो अगर ये रिंग है तो अगर ये फेस उसका नॉर्थ है तो उसमें करंट का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। हम ये बाकायदा रूल पढ़ चुके हैं। कॉइल के लिए, क्लोज लूप के लिए या सोलेनॉइड के लिए हम ये राइट हैंड रूल पढ़ चुके हैं कि करंट का डायरेक्शन और ये नॉर्थ पोल ये किस तरह से लिंक होते हैं। तो अगर ये उसका नॉर्थ पोल इसका जो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ये इनकमिंग अप्रोचिंग नॉर्थ को अपोज कैसे करेगा, ऊपर वाला फेस नॉर्थ बनेगा तब इसको ये अपोज कर सकेगा। तो अगर ये उसका नॉर्थ है तो फिर करंट का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे MCQ नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। MCQ नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। और लेंज़ लॉ की डिटेल्स अगर आपको सही तरीके से समझ आ गई हैं तो बिल्कुल ये फिर उसी तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंज़ लॉ। MCQ नंबर 4, what is the coefficient of mutual inductance when the magnetic flux linking the coil changes by 2 into 10 power minus 2 Weber and the current changes by 0.01 ampere? तो MCQ नंबर 4 को हम इस फार्मूला से कर सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये फार्मूला, इसकी डेरिवेशन हम बाकायदा लिख चुके हैं। ये फार्मूला हम बाकायदा लिख चुके हैं। तो इसमें ये है हमारे पास फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है कि फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल वो चेंज कर रहा है 2 into 10 power minus 2 वेबर। और करंट में जो चेंज आ रहा है तो वो यहाँ पे गिवन है 0.01 एम्पेयर। इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर बनता है 2 हेनरी। तो ये है MCQ नंबर 4 का आंसर। तो 2 हेनरी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन ए में। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और ये उसकी यानी वर्किंग है या सोल्यूशन समझ लें कि अगर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है तो ये ऑप्शन ए क्यों या कैसे इसका करेक्ट आंसर है, ये उसकी मैथमेटिकल एक वर्किंग या सोल्यूशन समझ लें। तो MCQ नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास 5 नंबर, द इंड्यूस EMF इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन ए है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, ऑप्शन बी है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, ऑप्शन सी है एरिया ऑफ द कॉइल, और ऑप्शन डी है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एरिया ऑफ द कॉइल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। MCQ नंबर 5 का करेक्ट आंसर है बी, जिसमें लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। क्योंकि हमारे पास इंड्यूस EMF हम फैराडे लॉ में पढ़ चुके हैं कि इंड्यूस EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux through the coil. Rate of change of magnetic flux through the coil. तो फैराडे लॉ में ये बिल्कुल एक बुनियादी आइडिया है जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो किसी भी कॉइल में अगर EMF इंड्यूस हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल के साथ। MCQ नंबर 5 था ये। अब नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 6। तो इन अ कॉइल करंट चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पेयर टू 4 एम्पेयर इन 0.05 सेकेंड
इफ द एवरेज इंड्यूस्ड EMF इज 8 वोल्ट देन द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। तो MCQ नंबर 6, चेंज इन करंट गिवन है, वो 2 एम्पेयर से 4 एम्पेयर बन गया है। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो चेंज इन करंट हमें मिल गया है। अच्छा, टाइम इंटरवल के कितने टाइम में ये चेंज हमारे पास आ रहा है, तो वो है 0.05 सेकेंड। जो EMF इंड्यूस हो रहा है कॉइल में, तो उसकी वैल्यू गिवन है वो है 8 वोल्ट, और हमने मालूम करना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, उसकी वैल्यू मालूम करनी। तो हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला है कि सेल्फ इंडक्टेंस है कि EMF इंड्यूस्ड और डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इस इक्वेशन, इस फार्मूला की बेसिस पे हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 8 वोल्ट, करंट में जो चेंज आ रहा है वो 2 है, और जो टाइम इंटरवल है वो है 0.05। तो इससे अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आंसर बनता है 0.2 हेनरी, 0.2 हेनरी, और ये हमारा बनता है ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, और ये उसकी मैथमेटिकल वर्किंग यानी प्रूफ कि ऑप्शन ए क्यों करेक्ट आंसर बनता है। ये है हमारे पास MCQ नंबर 6। MCQ number 7, which of the following quantities remain constant in step up transformer? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कौन सी क्वांटिटीज़ जो हैं वो कांस्टेंट रहती हैं? ऑप्शन ए में गिवन है करंट, ऑप्शन बी में गिवन है वोल्टेज, ऑप्शन सी में गिवन है पावर, और ऑप्शन डी में गिवन है हीट। तो अगर आपको ऑलरेडी वाकई स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों की डिस्कशन हम कर चुके हैं, उसकी समझ आ चुकी है, तो करंट और वोल्टेज का तो हमें पता है कि कभी वो बढ़ता है कभी कम होता है, वो तो उसके टाइप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे है हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो लो वोल्टेज और हाई करंट को ये कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज और लो करंट में, तो करंट और वोल्टेज तो नहीं हुए। हीट एनर्जी लॉसेस से रिलेटेड डिस्कशन में कि हमारे पास ट्रांसफार्मर में एनर्जी अक्सर हीट की शक्ल में ज़ाया होती है, तो वो भी डिपेंड करता है कि उस वक्त ट्रांसफार्मर पे लोड कितना है। हम डिस्कशन कर चुके हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की, जिसके बेसिस पे हमने फिर ट्रांसफार्मर का एक मैथमेटिकल फार्मूला भी डिराइव किया था। तो वो आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने लिखा था कि जितना इनपुट हम प्राइमरी पे देते हैं आउटपुट पे उतना ही पावर हमें मिलता है। तो इस मुनासिबत से, क्योंकि बुक की डिस्कशन की मुनासिबत से, हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें लिखा हुआ है पावर, कि प्राइमरी पे हम जितना इनपुट पावर देते हैं सेकेंडरी पे हमारे पास पावर उतना ही रहता है। तो ये है हमारे पास MCQ नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें लिखा हुआ है पावर। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8। MCQ नंबर 8 में हमारे पास है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ऑफ 3:2। व्हाट इज़ द एवरेज वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी इफ़ द वोल्टेज इन द प्राइमरी इज़ 30 वोल्ट। तो मैं ज़रा इस MCQ के लिए, क्योंकि थोड़ी सी मैथमेटिकल वर्किंग है इसमें, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो हम इसको कहते हैं NS डिवाइडेड बाय NP, के नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ये रेशो गिवन है 3:2 के बराबर। हमने मालूम करना है सेकेंडरी कॉइल में जो EMF इंड्यूस हो रहा है, और प्राइमरी कॉइल में जो EMF है वो ऑलरेडी गिवन है 30 वोल्ट के बराबर है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि VS डिवाइडेड बाय VP ये इक्वल होता है NS डिवाइडेड बाय NP के। इसकी चूंकि वैल्यू गिवन है 3/2, तो मैं इसको इक्वल कर देता हूँ 3/2 के। फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो VS हमारे पास आ जाएगा 3/2 इंटू VP। फर्दर वैल्यूज पुट कर लें, सो 3/2 और VP है हमारे पास 30, ये इसके साथ कैंसिल 15, तो हमारे पास आंसर है 45 वोल्ट।
हमारे पास आंसर बनता है 45 वोल्ट। तो MCQ नंबर 8 का करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन ए। MCQ नंबर 8 का करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन ए। जो स्मार्ट सिलेबस या रिड्यूस्ड सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है कॉलेजेस को, वो मिल चुका है, आपके पास भी यकीनन उसकी कॉपी मौजूद है। तो उसमें जो एडी करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो निकल चुके हैं, अब सिलेबस में नहीं है। वैसे ही अपने इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप नोट करना चाहें तो MCQ नंबर 9 जो है वो एडी करंट से मुताल्लिक है और इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन ए। तो जस्ट आंसर खैर नोट कर लें। बाकी हमने एडी करंट की डिस्कशन इस दफ़ा इसलिए नहीं की क्योंकि जो रिड्यूस्ड सिलेबस है या जो स्मार्ट सिलेबस है तो उसमें ये MCQ उसके मुताबिक शामिल नहीं, क्योंकि हमने एडी करंट की डिस्कशन नहीं की, हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर की डिस्कशन नहीं की, इसी तरह हमने इलेक्ट्रिक मोटर या बैक EMF से रिलेटेड डिस्कशन नहीं की। तो जिन जिन टॉपिक की डिस्कशन हमने नहीं की उससे रिलेटेड MCQ, उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन और उसी से रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो अगर जो टॉपिक हम स्किप कर चुके हैं उससे रिलेटेड कोई शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम उन शॉर्ट क्वेश्चंस को फिर डिस्कस नहीं करेंगे। ये थे हमारे पास इस चैप्टर के जो MCQs हैं, ये उनकी डिटेल।